मजहब आपको क्या सिखाता है? यही ना कि कर्म अच्छे करो। मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर गला काटना, गोली मारना, ये कौन सिखा सकता है? और अगर कोई सिखाता है तो वो मजहबी कैसे हो सकता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हमारे बेहद ही खास शो अड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान के शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें दिखाना भी मुश्किल है, जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर बात की जाएगी तो फिर बहुत से लोग नाराज होंगे। मगर सोचिए, हिंदुस्तान की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर चिपका दें और फिर गाड़ियां उसे रौंदें, इसका क्या मतलब है? तस्वीरों को कुत्ते की शक्ल दें और चप्पल मारें, इसका क्या मतलब है? हैरानी तब और होती है जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान के गुर्गे मासूमों के जहन में ऐसा जहर घोलते हैं जिसे देखकर हर मजहब का खून खौल उठता है। आज हम आपको कार्टून के जरिए ही सच्चाई दिखाएंगे, उसकी जिसने दुनिया दो खेमे में बांट रखी है। समझाएंगे कैसे एक देश यूरोप, अमेरिका, फ्रांस सबका दुश्मन क्यों बन बैठा है और उस देश के यार कट्टरपंथ को लेकर इतने बेकरार क्यों हैं। मगर उससे पहले सबसे बड़ी खबर जिसने आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज की बड़ी खबर जिसने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया वो ये कि अलकायदा की फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी है। आतंकियों पर हमले के बाद मैक्रों को सीधे धमकी दी गई है। पैगंबर की तौहीन करने वाले मारे जाएंगे, ये सीधे धमकी दी गई है। हर मुसलमान को ऐसे लोगों को मारने का हक है। कार्टून विवाद पर मैक्रों के बयान से नाराज है अलकायदा और अलकायदा की तरफ से ये बड़ी धमकी दी गई है मैक्रों को। और सीधे तौर पर इस धमकी में कह दिया गया है कि हर मुसलमान को यह हक है कि वो जो भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गलत बात करता है उसको मारने का हक रखता है। लेकिन क्या यही है तस्वीर इस्लाम की? ये क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? क्यों आईएस के आतंकी एक्टिव हो गए हैं? क्यों अलकायदा एक्टिव हो गया है? ये बड़ा सवाल जरूर है और इसी सवाल का जवाब आज हम जरूर अड़ी में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रवि बघेल मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब मौजूद हैं, चांसलर हैं मानू यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं AIUC। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ आपको समझाने और बताने में मदद करेंगे मेरी सुमित। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे। नदीमुद्दीन साहब, अब आप देख रहे हैं अलकायदा एक्टिव हो गया। अलकायदा ने सीधे धमकी दे दी कि हर मुसलमान को हक है कि जाकर मैक्रों को मार दिया जाए। ये जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। ये सब क्यों एक्टिव हो गए हैं और क्या यही इस्लाम की छवि है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए? इसका समर्थन करते हैं आप जो कहा अलकायदा ने? देखिए, इस्लाम दया और करुणा का मजहब है। ये जो हरकतें इस्लाम के नाम पर हो रही हैं वो बिल्कुल गलत। इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी की गर्दन मार दो, आप किसी को ख़त्म कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रसूल की तौहीन की गई, मगर रसूल ने किसी को मारने का तो हुक्म नहीं दिया। मगर मैं कहता हूं कि यूरोप को इस्लाम फोबिया। नदीमुद्दीन साहब, छोड़ दीजिए अलकायदा को। आप हमारे देश में जो लोग बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और उस छवि को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें समर्थन है गला काटने का, उनकी तो निंदा कर दीजिए पहले। देखिए, उनकी निंदा है, साथ साथ मेरी पूरी बात होने दीजिए ताकि अधूरी बात ना आपको समझ में आएगी ना जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ पाएंगे। देखिए, बिल्कुल निंदा है, एकदम निंदा है। मैं कहता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये सुन चुके हैं, इस पर मैक्रों भी अपना पक्ष सामने रख चुके हैं। मैक्रों भी कह चुके हैं कि हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि इस तरह के कार्टून बनाने चाहिए, लेकिन अगर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान उस देश में है तो है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हम लेकिन बड़ी खबर बता देते हैं, पहले बड़ी खबर बताते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी, चर्चा जारी रहेगी, आगे भी आपका पक्ष लेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आइए अपने दर्शकों को बता देते हैं। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो आतंक ये फैल रहा है पूरी दुनिया में,
में मोदी स्टाइल में मैक्रोन ने एयर स्ट्राइक की है, उससे सीधा लोहा लिया है। माली में फ्रांस की सेना का आतंकियों पर यह बड़ा हमला हुआ है। अलकायदा के 50 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला गया और मिराज 2000 और राफेल से फ्रांस की सेना का ये बड़ा अटैक था जो आतंकवादियों पर हुआ। फ्रांसीसी सेना ने कई जिहादियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था जो चलाया गया और किस तरह से 50 आतंकियों को मार गिराया गया, कई को जिंदा पकड़ा गया है और ये मोदी स्टाइल में एयर स्ट्राइक की गई है। मिराज 2000 और राफेल का इसमें इस्तेमाल किया गया, आतंकियों को धड़ दबोचा गया। फ्रांस की तरफ से ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई और फ्रांस लगातार इसी तरह से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और अभी ये जो ताजा कार्रवाई है ये माली में की गई है। फ्रांस में हमने देखा पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार एक के बाद एक जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उससे निपटने के लिए फ्रांस सरकार और मैक्रोन पूरी तरह से चाक चौबंद और चौकस हैं और उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई माली में की गई जहां फ्रांस की सेना ने आतंकियों पर हमला किया। लेकिन फ्रांस की क्या नीति है, फ्रांस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, आइए ये आपको बताते हैं। फ्रांस का आरंभ है प्रचंड और आतंक होगा खंड खंड। जिस तरह का रिजॉल्व दिखा रहे हैं, जिस तरह की अपने इरादों को जाहिर किया है मैक्रोन ने, उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आरंभ है। जिस तरह का हमला फ्रांस की तरफ से किया गया आतंकवादियों पर, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये आपको बताते हैं। देखिए ये वो जगह है माली जहां पर आज फ्रांस की तरफ से आतंकवादियों को मार गिराया गया और ये बॉर्डर का इलाका है नाइजर और बुर्किना फासो का। मेरे साथ सुमित भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि सुमित भी हमारे साथ आए वॉल पर और हम लोगों को बताने की कोशिश करें कि किस तरह से मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया, राफेल का इस्तेमाल किया गया यहां माली में एयर स्ट्राइक करने के लिए। साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि आत्मघाती जैकेट के साथ आतंकियों को पकड़ा है, लेकिन फ्रांस ने जहां ये अटैक किया है ये बड़ी एयर स्ट्राइक थी। बिल्कुल सुमेरा, ये पूरा इलाका जो है करीबन 600 किलोमीटर का ये बाउंड्री एरिया है। जो ट्रांजैक्शन हम बात कर रहे हैं कि 3 इलाकों की या फिर 3 कंट्रीज की जो बाउंड्रीज है यहाँ मिलती है। और ये मैं आपको बता दूं 2012 से ही यहाँ पर जिहादी जो टेररिस्ट थे वो यहाँ पूरे इलाकों में माली के कैप्चर कर बैठे थे और 13 के अंदर फ्रांस को इंडक्ट किया गया या फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, और तभी से फ्रांस यहाँ पर एक्टिव है। और लगातार सर्विलेंस से ये पता लग रहा था कि इन इलाकों के अंदर अलग अलग बैचेस के अंदर कई जो अलकायदा से एफिलिएटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं वो फ्रांस की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि फ्रांस में जिस तरीके से अशांति चल रही है या फिर वहां पर जो उस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी के बाद ये एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। यहाँ पर यानी फ्रांस की जो एयर फोर्स है, फ्रांस की जो सेना है वो पहले से एक्टिव है इस इलाके में और वो नजर बनाए हुए थे कहां पर बड़ा मूवमेंट होगा। और सुमेरा ड्रोन की मदद से सर्विलेंस से इनपुट ये मैं जानना चाहती थी क्योंकि 50 आतंकी थे, बाइक्स पर थे, ऐसी जानकारी मिल रही, तो उनको कैसे ट्रैक किया गया और कैसे ये हमला किया? देखिए सर्विलेंस को लगातार आपके ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा था और ये बताया गया कि उसने पिक्चर प्रोवाइड की, रियल टाइम पिक्चर, जिसमें देखा गया करीबन 30 से ज्यादा बाइक्स के ऊपर टेररिस्ट जो हैं वो वहां पर मूव कर रहे हैं आगे के इलाकों के अंदर जंगल की तरफ। और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसमें स्क्रैम्बल किया गया मिराज 2000 को। इसके अलावा उनके कई ड्रोन्स थे जो अटैक ड्रोन्स थे, कॉम्बैट ड्रोन्स थे, उनको भी लगाया गया और उसके बाद इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इंपॉर्टेंट ये है सुमेरा कि उसके बाद भी उन्होंने कई टेररिस्ट को पकड़ा है जंगल से, जिनको वो डिटेन कर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि आखिरकार उनके इस अटैक का क्या मोटिव था और कितना बड़ी बात है सुमित, और इसी के बारे में बात भी करेंगे हम। ये जो हमला हुआ है, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी मौजूद है। अशोक सज्जनहार जी, हम इस इलाके को मैप के जरिए तो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये किस तरह की लड़ाई है फ्रांस जो माली में लगातार लड़ रहा है, किस तरह से फ्रांस को यहां पर जो आज ये अटैक हुआ है इससे बड़ी सफलता मिल सकती है वहां की सरकार को, फ्रांस की सरकार को? देखिए मेरे विचार से मेरा ये तो केवल फ्रांस की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। यहाँ पर देखिए जब से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में जब से उनको ऊपर दबाव बढ़ा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा, क्योंकि जब से सितंबर 2015 में रूस ने इसमें सीरिया की जंग में एंट्री की है, तब से उनके विरुद्ध बहुत कार्रवाई की गई है और वो वहां से काफी हद तक वहां से निकल गए हैं। और वहां से निकलकर वो यहाँ पर आए हैं, अफ्रीका में आए हैं, नाइजीरिया में आए हैं, जैसे आपने अभी बताया बुर्किना फासो, नाइजर, माली वगैरह उस एरिया में आए हैं। वहां पर उन्होंने अपने अड्डे बना लिए हैं। अब वहां से वो अड्डे बनाकर पूरी दुनिया में जो भी है, जहां पर भी है, आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं। और ये जो डेमोक्रेसीज हैं, ये जो गणतंत्र हैं, उनके विरुद्ध उनका बिल्कुल ज्यादा वो है, नजर है। और समझते हैं
और उसी एक्शन को वो शायद आगे बढ़ा रहे थे। आप वापस आपके पास आऊंगी सर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रवि बघेल भी मौजूद है जो हमारे साथ जर्मनी से जुड़े हैं, इस इलाके को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रवि बघेल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अगर बहुत ही आसान भाषा में हम हमारे दर्शकों को बता पाए कि दरअसल यहाँ जहां आज फ्रांस ने अटैक किया है माली में, यहाँ पर किस तरह की लड़ाई है जो चल रही है और फ्रांस क्यों वहां मदद कर रहा है? फ्रांस नाइजर, बुर्किना फासो और माली इस इलाके में किस तरह से एक्टिव है? वहां पर यूएन फोर्सेस भी हैं। कोई नई बात नहीं है, फ्रांस काफी टाइम से वहाँ एक्टिव रहा है। जो नया है वो ये है कि फ्रांस ज्यादातर ये सब छुप छुपा के कर रहा था अब तक, लेकिन जो नया है वो इन्होंने खुले में बताया कि इन्होंने अभी पिछले कोई 3 दिनों में 100 आतंकी भरे हैं और उसके चंद दिनों पहले यहाँ पर 200 आतंकी छोड़े गए थे। 200 आतंकी छोड़े गए थे जो कि 4 फ्रांसीसी बंधकों को छोड़ने के लिए 200 आतंकियों को इन्होंने छोड़ा था। अब फ्रांस के जो आखिरी बंधक थे वो छूट गए हैं और इसके लिए बदला लेने के लिए फ्रांस ने वो जो 200 छोड़े थे उसमें से 100 को हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, सैनिक जो थे इनको लेकर इनको खत्म कर दिया है। तो जिनको छोड़ा गया था अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए, उनको टारगेट किया है लगातार और उनको खत्म करने की कोशिश की। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। संजय कुलकर्णी जी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सर्विलांस की मदद ली गई और अभी फ्रांस की तरफ से कहा यह गया है कि ये शुरुआत है। हम और उससे भी ज्यादा मैं समझना चाहूंगी, जो रवि बघेल भी कह रहे हैं, जो अशोक सज्जनहार भी कह रहे थे, कि किस तरह से स्टांस में चेंज है ये फ्रांस के। फ्रांस खुलकर सामने आ गया है और फ्रांस ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, कहीं पर भी अगर आतंकवाद होगा उससे निपटने के लिए। तो इससे हम क्या कुछ बदलता हुआ देखेंगे? सुमेरा, सबसे पहले हमने थोड़ा सा समझना चाहिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जो हम लोगों ने मैंने सबने स्कूलों में पढ़ा है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वोल्टेयर से उनकी जो सोच है वो है आई डू नॉट एग्री विद द वर्ड यू से बट आई डिफेंड द राइट टू से इट। तो ये जो सोच है, एक डेमोक्रेसी की सोच है, उनके वैल्यूज जो हैं उसके ऊपर पूरा फ्रांस खड़ा है। वो कहने ये तो मैंने कह दिया, लेकिन किसी भी आदमी को किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है, वो किसी भी समुदाय का हो। वो डेमोक्रेसी में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच से मैं दूसरे के ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिसको ठेस पहुंची है वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये एक फ्रांस का बहुत बड़ा एक वैल्यू सिस्टम है कि आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो आप कानून का देखिए, जो भी वहां से सजा मिलेगी हम सब लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कानून अपने हाथ में ले लिया है, जो बार बार फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। और कुलकर्णी जी सिर्फ कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे जो बड़ी एक साजिश है, इसके पीछे जो आतंकवाद है वो और भी ज्यादा। सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति ने जाकर कानून हाथ में ले लिया, सिर्फ उतना भर नहीं है ना, ये तो और बहुत बड़ा एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, वो और भी ज्यादा बड़ा खतरा है। सुमायरा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, जिसमें हिंसक संगठन है, उनकी जो सोच है कि किसी भी संविधान जो है वो संविधान नहीं है, देश नहीं है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। और ये सख्त रुख अख्तियार किया फ्रांस। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस अपने मेहमानों के पास आएंगे। अफ्रीकी देश माली में फ्रांस का ये बड़ा ऑपरेशन, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। TV9 भारतवर्ष पर फ्रांस के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस की सेना ने आतंकियों को जिंदा पकड़ा है, यानी कुछ आतंकियों को मार गिराया गया लेकिन बाकियों को जिंदा पकड़ लिया गया। पेड़ के नीचे छिपे आतंकियों पर बम बरसाए गए हैं। फ्रांस की तरफ से फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक की गई। और देखिए ये जो वीडियो है ये हम दिखा रहे हैं आपको, जिस तरह से आतंकियों को पकड़ा यहां पर फ्रांस की सेना ने। यहां हथियारों के साथ लैस थे ये आतंकी और उनको पकड़ा गया है। हमारे साथ फिरोज बख्त साहब भी मौजूद हैं। फिरोज अहमद बख्त साहब, ये जो अभी कुलकर्णी जी भी कह रहे थे कि इसको समझना होगा, इसका सम्मान होना चाहिए। फ्रांस की सरकार जो कह रही है, जो मैक्रो कह रहे हैं, उसका सम्मान होना चाहिए था। सम्मान के बजाय मैक्रो का अपमान किया जा रहा है लगातार। मैक्रो का कहना है कि मैं नहीं इत्तेफाक रखता हूं जो कहा गया है, जो कार्टून बनाए गए, लेकिन हम जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका आखिरी सांस तक सम्मान करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे। इसका तो सम्मान होना चाहिए था, इसका हम उलट देख रहे हैं भारत में, बाकी तमाम जगहों पर। हाँ, देखिए, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, निहायती अदब और एहतराम के साथ सुमेरा साहिबा, मैं कहना चाहूंगा कि अब जो ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, कि हम सुनते थे पानी के ऊपर होगी या साउथ चाइना सीज में होगी, नहीं,
अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है दैट विल बी अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ होगी। और अगर देखिए 8वीं सदी में इमाम गजाली ने एक बात कही थी, उसी तरह की हरकतें जैसी कुछ भटके हुए और भड़काए हुए और ब्रेन वॉश कुछ मुस्लिम लोगों ने वहाँ करी हैं। फ्रांस में टीचर का सर उतार दिया, चर्च में जाके गला काट लिया, और भी इस तरह की हरकतें करी हैं। जब ऐसी 8वीं सदी में घटनाएं हुई तो इमाम गजाली ने ये कहा मुसलमानों से कि अगर तुम टेररिज्म को ख़त्म नहीं करोगे तो टेररिज्म, आतंकवाद तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो ये बात हमें आज भी, यानी आप देखिए इतने सारे साल हो गए। फिरोज अहमद बख्श साहब, आप ये कह रहे हैं आतंकवाद की वजह से होगी, आतंकवाद जड़ में होगा। सर मेरा एक और सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं आतंकवाद जड़ में होगा तीसरे विश्व युद्ध के, लेकिन इसके पीछे देश कौन से होंगे, कौन होंगे इनके अगवा जो ये तीसरा विश्व युद्ध कराने वाले? हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो देश आगे आ रहे हैं, जो अपने को सोचते हैं कि हम मुसलमानों के नेता बन रहे हैं, उसमें एक तो तैयब अर्दोगान है, तुर्की है, उसके अलावा मलेशिया भी उभर के आया है, ठीक है। महातीर मोहम्मद, मुझे पता नहीं वो सटिया गए, अच्छे खासे वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इमरान खान भी इस लाइन में। ये लोग चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में लड़ाई और इमरान खान पर, इमरान खान और अर्दोआन दोनों से जुड़ी हुई हम बड़ी खबर दिखाएंगे आगे अपने बुलेटिन में। दोनों से जुड़े बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। थोड़ी देर में अर्दोआन को लेकर हम बड़ी खबर दिखाएंगे कि वो किस तरह से सुल्तान बनना चाहते हैं और उसके पीछे वो क्या कुछ करने के लिए राजी हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ले लेते हैं। वियना अटैक के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को बंद किया गया है। 11 नवंबर तक ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को बंद रखा जाएगा। वियना सीरियल अटैक में 7 लोगों की मौत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वियना पुलिस ने एक हमलावर को ढेर भी किया था, लेकिन उसके बाद जो वियना में हुआ, उसके बाद यहां नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया। ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को बंद भी कर दिया गया है। अटैक में, वियना में जो अटैक हुआ था उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं लगातार, देखिए किस तरह से वियना में जो अटैक हुआ उस पर सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन यहां वियना के अटैक का असर और उसकी गूंज यहां दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है, क्योंकि यहां पर भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वियना के अटैक के बाद ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को एहतियातन बंद किया गया है, कुछ समय बंद रहेगी, और यह भी कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पर है दिल्ली में भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम एजेंसियों को यह जानकारी दी गई है। लेकिन फ्रांस के बाद हमारे करीबी देश ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया गया, ये कहा मैक्रों ने। मैक्रों ने क्या बयान दिया, वो बहुत अहमियत रखता है। वियना पर हुए अटैक के बाद, फ्रांस के बाद हमारे करीबी देश ऑस्ट्रिया को निशाना बना गया। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं और साथ मिलकर लड़ेंगे। मैक्रों ने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, और बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ये हमला कर रहे हैं वो ये जानते नहीं कि हम यूरोप हैं और हम किसी भी सूरत में उनके सामने झुकेंगे नहीं, हम डटकर उनके सामने खड़े रहेंगे। ये बड़ी बात है। अशोक सज्जनहार जी, इसका क्या मतलब है, जो बयान था और जो उसकी टोन थी मैक्रों के? देखिए, उसके 2 मतलब हैं। एक तो बिल्कुल ही फर्मली ये देश खड़े रहेंगे, दूसरा है जो ये डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र हैं, जो ओपन सोसाइटी है, जो फ्री सोसाइटी है, जो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी है, इन्हीं के विरुद्ध ये सारे जो काम किए जा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है, जो आप देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ से भी प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं, आतंकवाद एक देश अलग नहीं लड़ सकता है, आतंकवाद पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरी दुनिया को ये मिलकर लड़नी होगी। आपको मालूम है 1996 से हमने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म यूएन में दिया हुआ है, परंतु ये ऐसे ही देश हैं जैसे पाकिस्तान है और टर्की है, जो वो कहते हैं आतंकवाद की हम परिभाषा नहीं। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि भारत बहुत लंबे समय से ये कहता रहा है, भारत कश्मीर की समस्या से 2-4 होता रहा है, बहुत लंबे समय से दुनिया को ये कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे कि आप आतंकवाद की परिभाषा तो ठीक से लिख दीजिए, आप उसको तो स्वीकार करिए, पूरी दुनिया उस पर तो एक मत हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब जब ये फ्रांस में, पहले अमेरिका ने आतंकवाद का सामना किया, अब यूरोप में जिस तरह से आतंकवाद का वो लगातार सामना कर रहे हैं पिछले काफी समय से, क्या वो जागेंगे, क्या वो समझेंगे कि कहां से पैदा हो रहा है ये आतंकवाद और उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है? देखिए सुमेरा जी, ये तो अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गई है। ये अब ऐसा नहीं है जो कोई लड़ाई की बात है जो हमारे यहाँ नहीं हो रही है, किसी और देश में हो रही है, कहीं और जगह पर हो रही है। ये तो आपकी अपनी टेरिटरी पर हो रही है। वो आपका, जैसे किसी ने वो कहा था, जो हमने ये पाकिस्तान के जो ये थे फैद हुसैन चौधरी, उन्होंने कहा था हमने घर में घुसकर मारा है, जो पुलवामा का जो उन्होंने बात की थी, वो भी यहाँ पर आतंकी हमला था। वहां भी ऑस्ट्रिया में भी और फ्रांस में भी आतंकी हमले हुए हैं, उनकी टेरिटरी पर हुआ है। हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट किया,
वहां पर ये हुआ है, उन्होंने माली को मारा है, तो इसीलिए कोई इसको सामने झुकने वाला नहीं है। मैं इसके बाद नदीमुद्दीन साहब के पास जाऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनका रुख करेंगे। फ्रांस पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। फ्रांस पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाया है ईरान ने। फ्रांस ने खुखार आतंकियों को शरण दी। ईरान ने यह कहा है इन आतंकियों ने 17,000 ईरानियों की जान ली। आतंक के शिकार ईरान की कई बड़ी शख्सियत रही हैं और उनका यह कहना है कि फ्रांस ने अपने समय में रहते उन्होंने इतने खुखार आतंकियों को अपने यहां शरण दी, अब वो खुद आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ईरान ने सीधा आरोप फ्रांस पर ही लगा दिया है और यह भी कहा है कि हम शिकार हुए हैं, आतंक की शिकार ईरान की कई बड़ी शख्सियत हुई हैं जिसकी पनाहगाह फ्रांस थी। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इसको किस तरह से देखा जाए फिरोज? ये देखिए किस तरह से बड़ा आरोप लगाया गया है ईरान की तरफ से। आइए हम आपको वॉल के जरिए भी बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग का कारण क्यों हम ये कह रहे हैं? देखिए अर्दोआन को लेकर हम आपके सामने एक बड़ी जानकारी सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरह से टर्की और अर्दोआन कार्टून को लेकर काफी बेचैन है, लेकिन ये जो कार्टून है ये दिखाता है कि क्या करना चाहते हैं अर्दोआन किस तरह से। ये देखिए टर्की और यहाँ है यूरोप, यानी टर्की से यूरोप में जो जाने का रास्ता है वो आतंकियों के जरिए अर्दोआन इस्तेमाल करना चाहते हैं और खुद इसके बाद शैतान का रुख वो इख्तियार करना चाहते हैं। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, ये कार्टून बखूबी बयान करता है कि अर्दोआन की क्या मंशा है। सुमेरा, तस्वीर एक है और संदेश कई, और अगर आप इस पे देखें कहा जाता है कि टर्की गेटवे है यूरोप के लिए, और अगर आप इस तरफ देख रहे हो ये ब्लैक सी है और ये पूरा इस्तांबुल। अगर आप माने तो कहा जाता है कि सबसे पहले कहीं पर भी आप वर्ल्ड में अगर ISIS के फुटप्रिंट्स को देखें या उनको देखें तो आपको कहीं ना कहीं उनके लिंक टर्की से मिलते हैं। ये हमने सीरिया में देखा, ये हमने अजरबैजान और आर्मेनिया में देखा, फिर हमने देखा माफ कीजिएगा लीबिया में देखा, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब टर्की के अंदर टर्की से ये ISIS यूरोप की तरफ मूव कर रहा है। और आप मान के चलिए जब आप फ्रांस की बात करते हैं, जब आप दूसरे देशों की बात करते हैं या ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले अटैक में इंटेलिजेंस ने कहा था कि टर्की के हो सकते हैं, टर्की का इनपुट जो था वो मिलता है। तो ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है। क्या ये कि अर्दोआन यहां से आतंकवाद के जरिए यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, ये बैकडोर वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बैकड्रॉप और ये आप मान के चलिए सुमेरा कि टर्की की तरफ से लगातार ये इनपुट आ रहे हैं कि ISIS को पैम्पर करने के लिए। आइए ये भी बता देते हैं दर्शकों को कि कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं। ये जो कार्टून है बखूबी बयान करता है कि अर्दोआन की मंशा क्या है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग को भड़काया है, उसका कारण तुर्की है। ये बड़ी वजह है। अर्दोआन को हमने देखा खासतौर पर कि वो लगातार इस पूरी जंग को भड़काने में उनका बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा ग्रीस के खिलाफ लगातार आक्रामक बना हुआ है तुर्की समेत। तो एक तरफ आर्मेनिया अजरबैजान को की जंग को भड़काता रहा है, दूसरी तरफ ग्रीस के खिलाफ आक्रामक बना हुआ है तुर्की। अमेरिका, फ्रांस और रूस की बात नहीं सुन रहा है, हालांकि उनके साथ उसकी बहुत लंबे समय तक एक अच्छा कोलैबोरेशन रहा है, यूरोप के साथ भी, अमेरिका फ्रांस के साथ भी, लेकिन अब उनकी किसी की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए क्योंकि सुमेरा जब तक उसको यूरोपियन यूनियन में आना था तब तक टर्की इन लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन जब ये रास्ता साफ हो गया कि नहीं, क्योंकि उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन बहुत ज्यादा है, लगातार टर्की पे यह आरोप लगाए कि उन्होंने कई टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको पैम्पर किया, उनको अपने यहाँ पैदा किया, तब से टर्की का रुख बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। और जब हम सीरिया की बात कर रहे हैं, 2011 से ही सीरिया में जब से ISIS की बात हुई तब से टर्की का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर देखा गया। और फ्रांस के खिलाफ भी लगातार षड्यंत्र कर रहा है तुर्की, और अर्दोआन कहीं ना कहीं सामने खड़े हुए हैं, वो सामने कवच बनकर खड़े हुए हैं। तुर्की को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं इजराइल, मिस्र और साइप्रस। ये तमाम जो देश हैं वो भी तुर्की को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि तुर्की अब अगवा बनने की कोशिश में है जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका। तो मेरा 2 चीजें सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के सामने सबसे बड़े चैलेंज है, वो है टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। दोनों का एपिसेंटर इस समय टर्की बना हुआ है, और टर्की ना सिर्फ अपने इलाकों में बल्कि ये पुश कर रहा है एशिया की तरफ भी। एशिया के कई मुल्क सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि टर्की की तरफ से रेडिकलाइजेशन या फिर टेररिज्म सीधा उन कंट्रीज में आ रहा है। जी और साथ ही तुर्की जो है वो फिलिस्तीन में हमास का बड़ा समर्थक भी बन चुका है। अर्दोआन उसके भी बड़े समर्थक हैं। फिलिस्तीन के बहाने इजराइल को टारगेट करता है तुर्की। ये वो तमाम वजहें जो बता रही हैं कि किस तरह से अर्दोआन और तुर्की दुनिया में इस वक्त केंद्र बन चुके हैं। जो भी कुछ आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है या प्रायोजित या पोषित हो रहा है वो सब कुछ
यहाँ से हो रहा है और सभी जो षड्यंत्र हैं वो भी यहीं से रचे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात जो कही जा रही है कि एर्दोगन शैतान, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका कहानी या उनके आप पूरे पैटर्न को फॉलो करें तो लगातार ना सिर्फ मिलिट्री को बल्कि अब वो किस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या कट्टरवाद जिसकी आप बात कहते हैं उसको पूरा वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ जानकारी बता देते हैं अपने दर्शकों को। अमेरिका कई बार तुर्की को खुली चेतावनी दे चुका है, अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है। यूरोप, अमेरिका और पश्चिमी एशिया के अलावा भारत के खिलाफ भी साजिश करता रहा है तुर्की, खासतौर पर कश्मीर को लेकर जो लगातार बयान दिए गए। भारत विरोधी संगठनों को फंडिंग कर रहा है एर्दोगान और इस तरह से भारत के खिलाफ भी जो षड्यंत्र है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ लेकिन मेहमान लगातार बने हुए हैं सभी। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये सब जो जानकारी है वो साझा करने के लिए। नदीमुद्दीन साहब, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये जो हम बता रहे हैं तुर्की को क्या वाकई अब ये माना जाने लगा है या एर्दोगान को वो अपनी हित को साधने के लिए अभी अगवा बने हुए हैं, लेकिन उनको भी अब सर आंखों पर रखा जा रहा है? क्या जो मुसलमान हैं दुनिया में वो मान रहे हैं कि तुर्की उनका समर्थक है सबसे बड़ा? देखिए, अरबों और तुर्की के टकराव में जो तैयब एर्दोगान मुसलमानों के उम्मा के लीडर बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। मेरा विषय दूसरा है। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा तय होनी चाहिए। यूरोप के अंदर, बर्तानिया के अंदर अगर आप सैयदना ईसा के खिलाफ कार्टून बना देंगे तो आप मार दिए जाएंगे। आप अमेरिका में अगर सैयदना दाऊद के खिलाफ कार्टून बनाएंगे तो आप मार दिए जाएंगे। मैं कहता हूं कि एक तरफ आतंकवाद नहीं, क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन साहब, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, सुनिए आप जो कह रहे हैं उसको समझिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि बाकी किसी मजहब के खिलाफ कार्टून नहीं बन सकता है फ्रांस में? ऐसा नहीं है, बन सकता है। नहीं पता, मेरी बात तो आप सुनिए ना। तो आप गलत जानकारी मत दीजिए, अब आप बात पूरी करिए। अरे सुनिए पहले बात। सर बोलिए, बात सुनिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा तय होनी चाहिए। आप मकबूल फिदा हुसैन पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों देश छोड़ करके भागना पड़ा? जब भगवत गीता पर रसिया के अंदर पाबंदी लगाई गई थी तो पार्लियामेंट में हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। महात्मा गांधी पर एक वेबसाइट ने नंगी तस्वीर बनाई। नदीमुद्दीन साहब, देखिए नदीमुद्दीन साहब, ये लगातार हम भी कह रहे हैं, ये लगातार हमारे साथ मौजूद आज भी सभी मेहमान कह रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है, ये मैक्रो भी कह रहे हैं। कौन ये कह रहा है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए? हर किसी का ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन किसी की भावनाओं को, किसी के धार्मिक मान्यताओं को आहत नहीं करना चाहिए। कोई इसका समर्थन नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता कि हाँ इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर विरोध करना है तो विरोध करिए। विरोध होना चाहिए कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जो अभी हो रहा है वो क्या सही है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें समर्थन किया जा रहा है। भारत में नारे लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप की मैक्रो की गर्दन काट दी जाए, वो ठीक है? वो गलत है। देखिए, इस्लाम ही कहता है कि अपनी बात डेमोक्रेसी के रास्ते से रखो। फ्रांस में जो हो रहा है उसकी तो निंदा होनी चाहिए, मगर फ्रांस के सदर का गला काटना इस्लाम के खिलाफ, किसी को मार देना इस्लाम के खिलाफ, अमेरिका और फ्रांस ने आतंकवादियों को पाला है। नहीं नदीमुद्दीन साहब देखिए, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू। ये नहीं हो सकता आप ये कह दें कि हाँ, एक लाइन में आप ये कह देते हैं कि नहीं देखिए इस्लाम ये नहीं कहता, संवैधानिक तरीके से हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन जो गलत कर रहे हैं, अगर वो इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, मैं इस्लाम की मानने वाली हूं, अगर वो इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं तो सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे? उतरकर विरोध दर्ज करिए ना उनके खिलाफ, जिन्होंने ये कहा, चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे वो फरहान हो। मुसलमानों को सड़क पर उतरकर कहना चाहिए कि हम इनका विरोध करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं जो वियना में हुआ, हम उनका विरोध करते हैं जो फ्रांस में कर रहे हैं। इसके लिए विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल होना चाहिए। मुनव्वर राणा ने जो कहा वो गलत है। फिदा मकबूल हुसैन ने जो किया तड़ी पार हो गया, अपने मुल्क में नहीं आया। जब उसके लिए आपने क्या किया, देश के लोगों ने क्या किया? ठीक है, कट्टरपंथी हर जगह है, सबकी निंदा करो, सबकी निंदा करो। एक वर्ग विशेष में
जो हो रहा है हम हाँ, झेल रहे हैं। लेकिन वर्ग मुसलमानों विशेष का- को खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए ना, अगर वर्ग विशेष को की एक तरह की छवि बन रही है। लेकिन एक हम जानकारी देते अपने दर्शकों को, पाकिस्तान का जो जहरीला प्लान है वो भी हम बताएंगे। पाकिस्तान का जहरीला प्लान क्या है, पाकिस्तान के स्कूल में किस तरह से जहरीला पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन बच्चों से क्या उम्मीद की जाएगी जिनके जहर में बचपन में ही जहर भरा जा रहा है, वो भी इस तरह का बताया जा रहा है कि कैसे सिर कलम कर देना है, बच्चों को सिर कलम करना सिखाया गया है और उसका वीडियो सामने आया है। धर्म के नाम पर दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया गया, बच्चों के सामने फ्रांस की वारदात को सही ठहराया गया, कहा गया कि ठीक है गर्दन कलम कर देना ठीक है, ये क्या किया जाना चाहिए। और क्या इसका समर्थन करते हैं सभ्य समाज के लोग? कार्टून क्यों बनाते हो? आओ मर्दों की तरह मैदान में उतरो, फिर देखो कि आका इनामदार रसूल की एक सजा। तकबीर। ए अबू लहब के पैरोकारों, तुम खाके और कार्टून क्यों बनाते हो? आओ मर्दों की तरह मैदान में उतरो, फिर देखो कि आका इनामदार के गुलाम कैसे होते हैं। अभी तुम्हारा एक शख्स जहन्नुम वासिल हुआ है, अभी तो हमारे सीनों में आग दहक रही है। तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को ललकारा है, इब्तिदा तुमने की है, इंतहा अब हम करेंगे। हमारे गर्म खून अपने नबी की शान पर फिदा होने के लिए बेताब है। हम हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर हमारे नबी पर बात आना हमारे लिए जिंदगी या मौत का मामला बन जाता है। हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक तुमसे गुस्ताखी का बदला न ले लें। ये देखिए बड़ा सवाल, क्या बड़े सवाल उठकर सामने आते हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को बार बार क्यों दिखाया जा रहा है इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उस सोच को प्रदर्शित करता है जो बढ़ाई जा रही है, जिसे पाला पोसा जा रहा है। इमरान खान तुर्की के यार तो हैं, लेकिन बड़ा जहरीला प्लान क्या बना रहे हैं कि पाकिस्तान के स्कूल में ये जहरीली पढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान के स्कूल में कहा जा रहा है कि जो हुआ है वो ठीक है, जो हुआ है वो ठीक है फ्रांस में, और उसको और बाकी लोग भी करेंगे। कैसे करना चाहिए, कैसे सिर कलम कर देना चाहिए, उसका ये देखिए वीडियो है। तलवार हाथ में लिए जो शिक्षक हैं वो किस तरह की जो शिक्षा है वो यहां मौजूद इन बच्चियों को दे रही हैं, और इस पर सवाल उठ रहा है बार बार कि क्या इसी तरह की सोच और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में, और क्या इसी वजह से पाकिस्तान, हालांकि लगातार दुनिया को ये बताता है कि वो आतंकवाद का शिकार है, आतंकवाद का शिकार वो क्यों नहीं होंगे अगर इसी तरह की सोच को वो मासूम बच्चों के सामने रखेंगे। ये बताया जाना क्या सही है, क्या इस तरह के वीडियो बनाना सही है पाकिस्तान के स्कूल में? क्या इस तरह की जो जहरीली पढ़ाई है वो सबसे बड़ा संकेत है? एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया इस वीडियो में। एक सजा। तकबीर। ए अबू लहब के पैरोकारों, तुम खाके और कार्टून क्यों बनाते हो? आओ मर्दों की तरह मैदान में उतरो, फिर देखो कि आका इनामदार के गुलाम कैसे होते हैं। अभी तुम्हारा एक शख्स जहन्नुम वासिल हुआ है, अभी तो हमारे सीनों में आग दहक रही है। तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को ललकारा है, इब्तिदा तुमने की है, इंतहा अब हम करेंगे। हमारे गर्म खून अपने नबी की शान पर फिदा होने के लिए बेताब है। हम हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर हमारे नबी पर बात आना हमारे लिए जिंदगी या मौत का मामला बन जाता है। हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक तुमसे गुस्ताखी का बदला न ले लें। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब मौजूद हैं। फिरोज अहमद बख्त साहब, अगर इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो सिर्फ क्या पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता है, क्या पूरे इस्लाम या मुसलमान उन सबको फिर उसी नजर से देखा जाता है? क्या ये सबसे बड़ी दुविधा नहीं है, और क्या ये आपको परेशान नहीं करता? हाँ जी, देखिए ऐसा है सुमेरा साहिबा, आपने बहुत ही एक अहम बात कही है, इंपॉर्टेंट बात कही है। ये जो वीडियो है बड़ा जहरीला है, बड़ा ख़तरनाक है और आग लगाने वाला है। और ये देखिए बच्चियों को, ये बच्चियां जब आगे जाके माएँ बनेंगी तो क्या टेररिस्ट पैदा करेंगी? इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। टेररिस्ट इसी तरह की ट्रेनिंग से पैदा होते हैं, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। देखिए मुझे याद आ रहा है इस्लाम की सही डेफिनेशन, मैं पुट्टापर्थी में था तो वहाँ पर सत्य साई बाबा ने क्या एक डेफिनेशन बताई थी खूबसूरत इस्लाम की, और ये लोग उसको यू टर्न दे रहे हैं। उन्होंने कहा था इस्लाम ISLAM, आई शुड लव ऑल मैन, ये तरीका इस्लाम का है। लेकिन इन लोगों ने
देखिए शरिया अलग बना ली, अपनी चीजें अपने इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? इसके पीछे क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इस तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है? खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ प्रोफेसर रवि बघेल मौजूद है। प्रोफेसर रवि बघेल, हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का वीडियो है, पाकिस्तान में कैसे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है, सालों से वो तो हम देखते आए हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, फ्रांस, यूरोप में जो गेटोज हैं जहां पर बड़ी आबादी है मुसलमानों की, शरणार्थियों की रहती है, वहां पर भी हम ये जो कट्टरपंथ है इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस कट्टरपंथ को समय पर रोकने के लिए क्या दुनिया ने भी सही कदम नहीं उठाए हैं? क्या हम सब भी उसके लिए जिम्मेदार हैं? पहले बात हुई थी थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ये फ्यूचर में नहीं, ये शुरू हो चुका है। ये हमारे शहरों में लड़ा जा रहा है, मुंबई में, पेरिस में, वियना में। ये जो हो रहा है ये एक विचारों का युद्ध है। क्या हम अपने बच्चों को अपने स्कूलों में जो लड़ रहे हैं वो विचारों की लड़ाई है? क्या हम अपने बच्चों को कोई 1000 साल पुरानी विचारधारा में ढालना चाहते हैं, या हम उन्हें सिखाना चाहते हैं कि हम सब साथ रह सकते हैं, हम सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये सब चीजें आगे भविष्य के लिए हैं, और हम जो मनुष्यता है वो इतना आगे तरक्की कर चुकी है। क्या हम अब लेकिन हमें ईरान के उस बयान को कैसे देखना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्रांस ने खुद इतने सख्त और कट्टर आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण दी, जिन्होंने ईरान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाया, तो ईरान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था तो फ्रांस को ठीक लग रहा था। अब फ्रांस को खुद वो झेलना पड़ रहा है तो उन्हें आतंकवाद बुरा लग रहा है। इसको कैसे देखते हैं? बात है कि अगर आप विचारों का युद्ध देखें तो ये एक सीधा साधा विचारों का युद्ध है। युद्ध हर तरीके से लड़ा जाता है। तो अगर आप देखें कि ईरान के जो अयातोल्ला हैं उनके खिलाफ लड़ना कोई बुरी बात नहीं, वो भी एक अपने देश के लोगों को इतना, औरतें जो है पहले 1970 में कहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई हैं, वहां पे कितना पिछड़ा कर दिया। मतलब ईरान के खिलाफ आतंकवाद हो तो वो ठीक है, यही आतंकवाद की जो परिभाषा है, क्या उसके बारे में और वाकई दुनिया को एक साथ बैठकर बात करने की जरूरत नहीं है कि किसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और किसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे तो वो सभ्य समाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई मानी जाएगी, आतंकवाद माना जाएगा। एक बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस वियना टेरर अटैक पर अमेरिका सख्त रुख इख्तियार कर रहा है। ट्रंप ने वियना अटैक पर नाराजगी जाहिर की है। आतंक के खिलाफ जंग में यूरोप के साथ है अमेरिका। ये कहा अमेरिका ने इस तरह के क्रूर हमले बंद होने चाहिए, ये कहना है ट्रंप का। लेकिन ये हम कहां जाते देख रहे हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। अशोक सज्जनार जी, फ्रांस ने सख्त रुख इख्तियार किया है, यूरोप एक साथ खड़ा है, अब अमेरिका उनके साथ आया और उनका कहना है कि ऐसे हमले बंद होने चाहिए। इससे हम क्या कोई बदलाव देखेंगे दुनिया में होता हुआ? देखिए, अगर बदलाव तो जरूर होगा और होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम सबके लिए वो बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था 2001 में 9/11 हुआ है, उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुई, परंतु उसको हम आगे कहीं नहीं ले जा पाए। अफगानिस्तान में जो काम करना चाहिए था वो पूरा नहीं किया, उसके बाद इराक में वो चले गए। इराक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पर जाकर सारा जो उन्होंने अफगानिस्तान में जो होना चाहिए था उसके ऊपर से अपनी नजर हटा ली। उसके बाद फिर से अफगानिस्तान पर आए हैं, परंतु अपनी ही शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों के लिए। ये अहम बात है अशोक सज्जनार जी, जो आप कह रहे हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए क्या ऐसी लैंडमाइंस दुनिया में बिछाते जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बनती जा रही है और उनके अपने लिए भी खतरनाक बन रही है और हम सब के लिए। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो वैश्विक लड़ाई है वो तेज हो गई है। भारत का कट्टरपंथ के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर देने का जो रुख है वो सामने है। जर्मनी में भारत के विदेश सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। ये हमले अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा है। आतंक के शिकार देशों को एकजुट होने की जरूरत है और भारत ये लगातार पहले भी कहता रहा है कि एकजुट होने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है और इसे समझने की जरूरत है यूरोप के देशों को भी, फ्रांस को भी और अमेरिका को भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दवाई की स्मेल। सुनो जी, कल तो कपड़े आप ही ने धोए थे ना? वो बाला ने बोला सेफ्टी के लिए कपड़े धोते समय दवाई डालने को। पूरी कॉलोनी में बाला की बात सुनने वाले बस एक आप ही हो। सेफ्टी के लिए डालो कंफर्ट जर्म प्रोटेक्ट। ये 99% बैक्टीरिया हटाए और दे महकती खुशबू। कंफर्ट जर्म प्रोटेक्ट।
है टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। तभी तो लाए हैं देश की पहली 0% फी कार्ड मशीन। ना कोई ट्रांजैक्शन चार्ज, ना कोई किराया। भारत पे लगाओ, धंधा बढ़ाओ। घर लेट, खाना लेट, रिजल्ट